दिन का उजाला, बीच सड़क, सैकड़ों लोगों की भीड़ और मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की छाती पर बैठकर सरेआम उसका गला रेत देता है। बाप रे। और सबसे डरावनी बात है कि कोई उसे रोकता नहीं, बिल्कुल। कोई आगे नहीं आता। और उससे भी ज्यादा खौफनाक पहलू ये है कि कत्ल के बाद वो कातिल वहां से भागता भी नहीं है। हाँ, वो वहीं खड़ा रहता है। मतलब वो पूरे 5 मिनट तक कटा हुआ सिर और खून से सना चाकू लेकर वहीं बीच सड़क पर खड़ा रहता है। धड़ सड़क के किनारे पड़ा है और वहां जमा पानी पूरी तरह खून से लाल हो चुका है। मतलब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है, ये किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है। ये रिपब्लिक भारत की एक विस्तृत न्यूज रिपोर्ट से सामने आई बिहार के अररिया की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। बिल्कुल, इस तरह के दृश्य इंसानियत की हमारी जो एक बुनियादी समझ होती है ना, उसे पूरी तरह से हिला देते हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, ये हमारे समाज के उस अंधेरे कोने का एक बहुत ही परेशान करने वाला केस स्टडी है, जहां इंसानी मानसिकता, भीड़ का जो एक मनोविज्ञान होता है और सिस्टम का फेलियर, ये तीनों चीजें एक साथ आकर एक भयानक रूप ले लेती हैं। हाँ, और यही वजह है कि चलिए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो सतह पर दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, हमें इस पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये वारदात गुरुवार की सुबह हुई। जगह थी बिहार में अरिया का फारबिसगंज थाना क्षेत्र। वहां मार्केटिंग यार्ड के गेट नंबर 2 के पास सब कुछ सामान्य चल रहा था। रोजमर्रा की तरह। हाँ, रवि चौहान नाम का एक शख्स वहां अपनी सत्तू की दुकान लगाए हुए था। रोजमर्रा की भागदौड़ थी, लोग आ जा रहे थे। सत्तू बेचना एक ऐसा काम है जो मतलब बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण दिनचर्या का हिस्सा है। उस बाजार में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ पलों में वहां क्या होने वाला है। तभी वहां मोहम्मद नवी हुसैन नाम का एक युवक पहुंचता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू होती है और फिर पलक झपकते ही रवि एक चाकू निकालता है और नवी के पेट में घोंप देता है। बाप रे। नवी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। रवि उस गिरी हुई हालत में नवी की छाती पर बैठ जाता है और सरेआम उसका गला रेत देता है। मतलब ये सुनना ही इतना खौफनाक है। और रिपोर्ट में उस 30 सेकंड के वायरल वीडियो का भी जिक्र है जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि वो वहां से भागता क्यों नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जब कोई इतना बड़ा कत्ल करता है तो उसका पहला विचार वहां से छुपने का होना चाहिए। लेकिन वो कातिल पूरे 5 मिनट तक खून से सना चाकू और सिर लेकर बुत बनकर वहीं खड़ा रहा। ये किसी हॉरर फिल्म के उस फ्रीज फ्रेम सीन जैसा लगता है जहां समय रुक जाता है, कोई उसे रोकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये क्या दर्शाता है? मनोविज्ञान के नजर से देखें तो ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। जब कोई व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करता है और भागने की कोशिश नहीं करता, तो अक्सर इसके पीछे अत्यधिक एड्रेनलिन रश होता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद होने वाला डिसोसिएशन काम करता है। डिसोसिएशन का मतलब है वास्तविकता से पूरी तरह कट जाना। मतलब उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। एक तरह से हाँ, उस पल में व्यक्ति का दिमाग एक अंधी नफरत के उस चरम सीमा को पार कर चुका होता है जहां आत्मरक्षा की भावना या पकड़े जाने का डर खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है और वो उस कटे हुए सिर को एक ट्रॉफी या एक खौफनाक संदेश की तरह प्रदर्शित कर रहा होता है। बाप रे, ये तो हुई कातिल की बात। लेकिन मुझे उस भीड़ का मनोविज्ञान समझ नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक इंसान ऐसी वारदात करता है और लोग तमाशबीन बने रहते हैं। क्या ये सिर्फ अपनी जान बचाने का डर था? डर यकीनन एक बड़ा कारण है। मतलब कोई भी एक हथियारबंद और हिंसक व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहेगा, है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम इसे समाजशास्त्र के नजरिए से समझें तो यहाँ बायस्टैंडर इफेक्ट नाम का एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा था। बायस्टैंडर इफेक्ट, ये क्या होता है? देखिए, जब किसी आपातकालीन स्थिति में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में अवचेतन रूप से ये बात चलती है कि कोई और कदम उठाएगा। ओहो, मतलब जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाल देना। बिल्कुल। हमारा दिमाग खतरे की स्थिति में सोशल प्रूफ ढूंढता है। अगर आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे तो दिमाग खुद को ये समझा लेता है कि शायद मुझे भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये वैसा ही हो गया जैसे अगर एक बड़े से कमरे में 10 लोग बैठे हों और छत का पंखा खुला छूट जाए तो कोई भी उठकर उसे बंद नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि कोई दूसरा कर देगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। इसे शायद डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना।
जी। जहां जिम्मेदारी सब में बढ़ जाती है। लेकिन यार, जब बात किसी की जान बचाने की हो तो यही मानसिकता जानलेवा बन जाती है। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि आज के समय में लोग मदद करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते। बिल्कुल, उस 30 सेकंड की वीडियो की तरह। मोबाइल कैमरे का यह पहलू आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब कोई व्यक्ति स्क्रीन के जरिए किसी खौफनाक घटना को देखता है तो वो स्क्रीन एक तरह की मनोवैज्ञानिक ढाल बन जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वो उस घटना का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दर्शक है जो कोई फिल्म या न्यूज फुटेज देख रहे हैं। समझ गया। लेकिन एक और बात है जो गले नहीं उतर रही। कोई इंसान सुबह उठकर सट्टू बेचने जाता है और अचानक कत्ल कर देता है। ऐसा क्या हुआ उस सुबह? वही तो, इतनी क्रूरता आई कहां से? रिपोर्ट में 2 थ्योरीज का जिक्र है। पहली थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच अपनी पिकअप गाड़ी पार्क करने को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक पुराना विवाद था। पार्किंग का झगड़ा। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि आज के समय में लोग मदद करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। बिल्कुल, उस 30 सेकंड की वीडियो की तरह। मोबाइल कैमरे का यह पहलू आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब कोई व्यक्ति स्क्रीन के जरिए किसी खौफनाक घटना को देखता है तो वो स्क्रीन एक तरह की मनोवैज्ञानिक ढाल बन जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वो उस घटना का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दर्शक है जो कोई फिल्म या न्यूज फुटेज देख रहे हैं। समझ गया। लेकिन एक और बात है जो गले नहीं उतर रही। कोई इंसान सुबह उठकर सत्तू बेचने जाता है और अचानक कत्ल कर देता है। ऐसा क्या हुआ उस सुबह? वही तो, इतनी क्रूरता आई कहां से? रिपोर्ट में 2 थ्योरीज का जिक्र है। पहली थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच अपनी पिकअप गाड़ी पार्क करने को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक पुराना विवाद था। पार्किंग का झगड़ा। हाँ, लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो बेहद सनसनीखेज है। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने पूछा, सत्तू वाली कैसी है? ओह, ये कमेंट रवि की पत्नी पर था और कुछ लोगों के मुताबिक ये शायद किसी अफेयर या अवैध संबंध की तरफ इशारा कर रहा था और इसी एक वाक्य ने रवि का खून खौला दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि इन दोनों वजहों का एक साथ मिलना एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण तैयार करता है। कैसे? देखिए, पार्किंग का विवाद लंबे समय से चली आ रही एक सुलगती हुई आग हो सकती है। रोजमर्रा की चिड़चिड़ाहट और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, ये उस बारूद की तरह है जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। पर क्या सिर्फ पार्किंग का झगड़ा किसी को इतना वहशी बना सकता है कि वो दिन दहाड़े गला रेत दे? या फिर सत्तू वाली टिप्पणी ही वो चिंगारी थी जिसने असल में बारूद के ढेर में आग लगाई? टिप्पणी के पीछे छिपे अर्थ को समझना होगा। सार्वजनिक स्थान पर जहां वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, वहां उसकी पत्नी को लेकर की गई एक अपमानजनक टिप्पणी कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, सीधे इज्जत पर हमला। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर सम्मान, मर्दानगी और सामाजिक प्रतिष्ठा पर किया गया एक गहरा प्रहार है। मनोविज्ञान में इसे नार्सिस्टिक इंजरी कहा जाता है। नार्सिस्टिक इंजरी? हाँ, जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसकी हैसियत को भरे बाजार में इस तरह चुनौती दी जाती है तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वो उस अपमान को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब उस विभत्स तरीके से हत्या करना सिर्फ जान लेना नहीं था? नहीं, वो पूरे समाज को ये संदेश देना था कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का क्या अंजाम हो सकता है। बाप रे। मतलब ये पूरी तरह से एक खोखले अहम की लड़ाई बन गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, ये हत्या के बाद एक अलग ही हिंसक मोड़ ले लेती है। भीड़ वाला है सब। हाँ, जब भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है। हत्या के बाद जब रवि वो कटा हुआ सिर लेके वहीं खड़ा था तो अचानक पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ता है। भीड़ रवि को पकड़कर सड़क पर ही इतना पीटती है, मतलब इतना पीटती है कि वो अधमरा हो जाता है। ये बहुत ही खौफनाक है। पुलिस जैसे तैसे उसे बचाकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन इलाज के दौरान रवि की भी मौत हो जाती है। अब देखिए, भीड़ का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। तो आगे क्या किया उन्होंने? वे अस्पताल पहुंचकर जम के तोड़फोड़ करते हैं। यहां तक कि दूसरे निर्दोष मरीजों के साथ भी मारपीट की जाती है। सुभाष चौक पर आगजनी होती है और इलाके की दुकानें बंद करा दी जाती हैं। ये तो सरासर अराजकता है। वही तो। ये तो ऐसा हुआ कि एक जगह आग लगी है और उसे बुझाने के बजाय गुस्से में पूरी इमारत को ही आग के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल, ये मॉब जस्टिस या भीड़ के इंसाफ की उस मानसिकता को दर्शाता है जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब भीड़ फैसला करती है तो वो न्याय नहीं कर रही होती। तो वो क्या कर रही होती है? वो बस अपनी सामूहिक हताशा
और गुस्से को निकाल रही होती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। मनोविज्ञान में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। मतलब जब इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वो अपनी व्यक्तिगत पहचान भूल जाता है। हाँ, उसे लगता है कि मैं नहीं मार रहा, हम मार रहे हैं, इसलिए सजा किसे मिलेगी। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। और इसके पीछे एक और गहरा कारण है। जब वो हत्या हो रही थी तब वही भीड़ चुपचाप तमाशबीन बनी हुई थी। कहीं ना कहीं उस खामोशी से उपजा एक गहरा अपराध बोध उन लोगों के अंदर था। अच्छा, मतलब गिल्ट था। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि कातिल निहत्था हो गया है तो उस अपराध बोध को मिटाने के लिए उन्होंने अत्यधिक हिंसा का सहारा लिया। ये भीड़ की उस चयनात्मक बहादुरी का उदाहरण है जो कमजोर को देखते ही हिंसक हो जाती है। समझ गया। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी तो कड़े सवाल उठते हैं। इतने संवेदनशील मामले को इस तरह कैसे हैंडल किया गया कि भीड़ अस्पताल जैसी जगह पर घुस गई? ये पूरी तरह से प्रशासन की नाकामी है। जब पुलिस को मालूम था कि दिन दहाड़े इतनी क्रूर हत्या हुई है और जनता में आक्रोश है, तो अस्पताल ले जाते समय सुरक्षा इतनी लचर कैसे हो सकती है? वही तो। अगर अस्पताल में उस तोड़फोड़ के बीच किसी और मरीज की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस स्थिति को पुलिसिंग की भाषा में रिएक्टिव पुलिसिंग कहा जाता है। रिएक्टिव पुलिसिंग? हाँ, मतलब प्रशासन तब जागता है जब घटना पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। समय से पहले हालात को भांपने की कोई रणनीति नहीं थी। जब भीड़ आगजनी कर रही थी तब दंगा नियंत्रण इकाइयां कहाँ थी? ये सवाल तो बनता है। अब जहां इतना सब कुछ होगा, अपराध और पुलिस की नाकामी होगी, वहां राजनीति का प्रवेश होना तो तय है। बिल्कुल, राजनीति तो होगी ही। इस घटना ने बिहार की सियासत में भी आग लगा दी है। अब देखिए, इस हिस्से में आगे बढ़ने से पहले मैं सुनने वालों को स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि हम यहाँ इन राजनीतिक बयानों या किसी भी पक्ष, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। हम सिर्फ स्रोत में दी गई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार, जो कि सत्ताधारी भाजपा जदयू गठबंधन है, उस पर करारा हमला किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे महाचौपट राज की तस्वीर बताया और आरोप लगाया है कि नेता सिर्फ सीएम चेयर के खेल में लगे हैं, जबकि बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो राजनीति में इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। हाँ, हर बड़ी घटना के बाद यही होता है। बिल्कुल, एक सेट पैटर्न है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, विपक्ष सत्ता पक्ष की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब होती है जब भयानक आपराधिक घटना तुरंत एक राजनीतिक हथियार बन जाती है और असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। एकदम सही। जिस समय पुलिस रिफॉर्म या इंटेलिजेंस नेटवर्क की कमजोरी पर बात होनी चाहिए, सारी बहस इस बात पर सिमट जाती है कि किस नेता ने क्या बयान दिया। मतलब आम इंसान इस बात में उलझ जाता है कि कौन सी पार्टी सही है, और व्यवस्था के जो छेद हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। हाँ, बुनियादी खामियों पर कोई गंभीरता से काम नहीं करता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये व्यक्तिगत नफरत, भीड़ की अंधी हिंसा, पुलिस तंत्र की विफलता और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक बहुत ही जटिल जाल था। बिल्कुल। इस पूरे चक्र में हर वो व्यवस्था विफल हुई है जिसे समाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और रिपोर्ट में अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। क्या हमारे समाज में इंसानियत मर चुकी है? लोग तमाशबीन बने रहे जब बीच सड़क पर एक इंसान का सिर धड़ से अलग किया जा रहा था। ये खामोशी ही सबसे ज्यादा चुभती है। हाँ, तो इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जब एक समाज पहले किसी भयानक जुर्म को चुपचाप अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता है और फिर अचानक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के भीड़ बनकर एक जान ले लेता है, तो असल में कानून का राज कहाँ खत्म होता है और जंगल राज कहाँ से शुरू होता है? खामोशी और भीड़ की इस हिंसा के बीच फंसी ये इंसानियत आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।